हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे क्षेत्रवाद की। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है? क्षेत्रवाद एक राष्ट्र में अथवा राष्ट्र के किसी एक भाग में उस छोटे से क्षेत्र को कहते हैं जो सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक आदि कारणों से अनेक अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति या क्षेत्र अपने हितों के प्रति अगर जागरूक है तो वो क्षेत्रवाद कहलाएगा। और शब्दों में क्षेत्रवाद क्या है? किसी राष्ट्र के उस क्षेत्र के लोगों की उस प्रवृत्ति या भावना या प्रयासों को कहते हैं जिसके माध्यम से वे अपने क्षेत्र विशेष के आर्थिक सामाजिक ढांचे में सुधार लाना चाहते हैं। यही भावना या प्रयास आगे चलकर पृथकता की भावना को जन्म देती है कि हमें अलग होना है, हम अलग होकर ही तरक्की पा सकते हैं। भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद क्या है? राष्ट्र की अपेक्षा किसी क्षेत्र अथवा राज्य विशेष के प्रति अधिक लगाव तथा निष्ठा दिखाना। यह क्षेत्र विशेष के प्रति विशेष निष्ठा कभी कभी भारत की एकता के लिए खतरा भी बन जाती है। ये कई पॉइंट्स में पॉजिटिव होती है और कई पॉइंट्स में ये निगेटिव भी होती है। क्षेत्रवाद जब तक हित के लिए है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, लेकिन कई बार क्षेत्रवाद अहित के लिए भी जिम्मेदार हो जाता है क्योंकि इसका ध्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति के लिए होता है। अब तक भारत में क्षेत्रवाद का दायरा क्या है? भारत में क्षेत्रवाद बहुत ही निगेटिव पर्सपेक्टिव्स में हमें ज़्यादा देखने को मिला है। जैसे कहते हैं, डॉक्टर महेश्वरी कहते हैं कि क्षेत्र एक प्रकार से समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसे विविध सांप्रदायिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है। कई बार क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति अत्यंत गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसका प्रयोग पृथकतावादी अथवा देश के अहित में किया जाने लगता है, मतलब कि नकारात्मक रूप में भी इसका प्रयोग किया जाने लगता है। जैसे कि नागालैंड और मिजोरम दोनों क्षेत्रों में अलग होने के आंदोलन, गोरखालैंड की मांग का आंदोलन, असम में बोडो आंदोलन, पंजाब में खालिस्तान की मांग और आतंकवाद की भयानकता, जम्मू कश्मीर में समय समय पर देखने वाले स्वतंत्रता के नारे और क्षेत्रवाद आदि क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति का विकृत रूप है, नकारात्मक स्वरूप है, जो अहितकर है, जो हमारे लिए हितकर नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से क्षेत्रवाद की भावना एवं प्रक्रिया पृथकतावाद से अलग है। इसका वास्तविक संबंध क्षेत्र विशेष, समुदाय विशेष के लिए आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए है। जैसे हमारे गांव में सड़कें नहीं हैं, या फिर यातायात के साधन नहीं है, या फिर शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो अच्छी नहीं हैं, उनको अच्छा करने के लिए क्षेत्रवाद को कहा जा सकता है, क्षेत्रवाद का सहारा लिया जा सकता है। अब आता है भारत में क्षेत्रवाद के रीजंस क्या क्या हैं। भारत में क्षेत्रवाद की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बहुत जगह पर भारत के क्षेत्र जो है वो पिछड़े हुए हैं, इसीलिए क्षेत्रवाद की आवश्यकता पड़ती है। एक कारण है भौगोलिक क्षेत्र से भी, भौगोलिक दृष्टि से भी भारत में क्षेत्रवाद होता है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं। राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का क्षेत्र आदि को पृथक राज्य बनाने का दर्जा दिया जा सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों में पृथक राज्य बनने की मांग निरंतर उठती रहती है। नंबर 2, ऐतिहासिक कारण। राज्य पुनर्गठन की कई पुरानी रियासतें राज्यों को मिला दिया गया था। आज भी इन रियासतों के लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी रियासतें अगर अलग अलग होती तो उन्हें ज़्यादा अच्छा होता या फिर ज़्यादा वो उन्नति कर पाते। इसीलिए ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर पुराने क्षेत्रों की चर्चा आज भी की जाती है। नंबर 3, सांस्कृतिक कारक। ये कुछ भाषाई संस्कृति के लोग हैं जो अपने अपने को अलग स्थिति में रखने की मांग करते हैं। आर्थिक कारण, कुछ भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या पिछड़ गए हैं, तो उनमें असंतोष की भावना है और उसको पूरा करने के लिए, अपने विकास को पाने के लिए
ये क्षेत्र आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और क्षेत्रवाद की भावना इनमें पनपती है। जैसे तेलंगाना तथा विदर्भ क्षेत्रों के लिए पृथक राज्य की मांग इसी का एक प्रमुख कारण है। नंबर 5, भाषा। क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देने में भाषावाद भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है जाति। जाति और धर्म हम दोनों को पढ़ ही चुके हैं। जाति की वजह से भी एक कोई क्षेत्र होता है कि उसमें एक ही जाति के लोग हैं तो वहाँ पर भी उग्रता बढ़ जाती है अपने क्षेत्रवाद को देखते हुए। जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रता की प्रवृत्ति जाति एक प्रभावी कारक है। रजनी कोठारी कहते हैं कि जाति व्यवस्था क्षेत्रवाद के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तत्व न होते हुए भी जहाँ यह आर्थिक हितों जैसे महाराष्ट्र में मराठा जाति, भाषाई समुदाय जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषी एवं गैर ब्राह्मण जातियाँ और धर्म पंजाब में सिख एवं जाट के साथ जुड़ी हो, वहाँ क्षेत्रवाद को प्रबल बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। आ गया धर्म, जाति और क्षेत्रवाद। नेक्स्ट चलता है विविधता में अनेकता। भारत ऐसा देश है जहाँ पे उपजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, भाषा अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, आर्थिक इनकी क्लाइमेट अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन फिर भी अलग अलग रूप देखते हुए भी एकता इनमें विद्यमान दिखाई देती है। किसी न किसी कारण से हमें ये जोड़ते हैं। नंबर 8 आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिज्ञ सोचते हैं कि एक पृथक या अलग राज्य बनाया जाए। कहते हैं कि जब भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक कहता है कि गद्दी मुझे चाहिए, दूसरा कहता है कि गद्दी मुझे चाहिए, तो दोनों राजनीतिज्ञ और उन्होंने बंटवारे की पहल इसी स्थिति के कारण अधिकतर होती है। फिर आता है भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का प्रभाव। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसे देखते हैं। पहले, पूर्ण या पृथक राजस्व की मांग। पहला प्रभाव ये पड़ता है कि अलग अलग जो राज्य पाने की लालसा होती है राजनीतिज्ञों में, तो वो पूर्ण या पृथक अलग राज्य की मांग करते हैं। इसमें भारत में क्षेत्रता की प्रवृत्ति एक पृथक राजस्व की मांग की जाती है, जिनके कारण आंदोलनों द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाबी सूबे में पृथक राज्यों का निर्माण हुआ। असम की गारो, खासी, जयंतिया जातियों के पृथक राजस्व की मांग पर जनवरी 1972 में मेघालय राज्य की स्थापना हुई। इसी प्रकार 1970 में हिमाचल प्रदेश और 1972 में त्रिपुरा और मणिपुर तथा मिजोरम प्रदेश और अरुणाचल प्रदेशों की पूर्ण राजस्व की मांग के आंदोलन चले, जिन्हें स्वीकार भी कर लिया गया। अतः स्पष्ट है कि भारत में विभिन्न जातियां राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करने तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रता का आंदोलन करती रही हैं। उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ ही राष्ट्रीय विकास की धारा समाहित होती है कि हम इनसे अलग होकर ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का निर्माण 1996 से उत्तराखंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ राज्य, झारखंड तथा तेलंगाना राज्यों के निर्माण की मांग की जा रही है। नवंबर 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड एवं जून 2014 में तेलंगाना नामक 4 नए राज्यों का निर्माण किया जा चुका है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विवाद। महाराष्ट्र और मैसूर के बीच बेलगांव के आसपास के क्षेत्रों में ये विवाद काफ़ी चलते हैं, जिसके कारण अनेक बार हिंसा भी हुई, हिंसक आंदोलन हुए। चंडीगढ़ का मामला पंजाब और हरियाणा के मध्य उपमतभेद का कारण बना, आंदोलनों का कारण बना। नदियों के पानी और विद्युत किससे संबंधित राज्यों के मतभेद हैं कि ये नदी हमारी है, यहाँ से पानी इतना आना चाहिए और यहाँ से बिजली इतनी जानी चाहिए, तो राज्यों में मतभेद होते हैं और इसीलिए अलग राज्यों की डिमांड्स भी होती है। मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य के बीच नहरी पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहता है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल वितरण का विवाद है। आंध्र और कर्नाटक के बीच कृष्णा विवाद प्रमुख है, मेन है। इन विवादों के कारण क्षेत्रता की संकुचित प्रवृत्ति उग्र रूप धारण कर लेती है। कभी कभी कावेरी जल विवाद 1993 से 97 के वर्षों में गंभीर रूप ले लिया था, परंतु 1998 में केंद्र सरकार ने सभी पक्षों की बातचीत कर आम सहमति के आधार पर इस विवाद को हल कर लिया, लेकिन समझौते की
को लेकर समय समय पर मतभेद की स्थितियां जो है वो जन्म लेती रहती हैं। नंबर 3 है क्षेत्रीयवाद के संदर्भ में भाषावाद। अब क्षेत्रवाद में भाषावाद किस प्रकार से आता है? संविधान ने हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का पुनर्गठन हुआ। दक्षिण के लोग हिंदी भाषा का विरोध करने लगे। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर एवं दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि दक्षिण भारत में हिंदी का जोरदार विरोध किया गया। बंगाल ने उससे कुछ कम विरोध किया और देश के अन्य भागों में शिक्षित वर्ग के लोगों ने सीमित रूप से इसका विरोध किया। असम में भी भाषा की राजनीति भाषा की राजनीति असम आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रही। 1951 से 71 के बीच राज्य में 62% लोग ही असमिया भाषा बोलते थे। राज्य के हिंदू लगभग 72% हैं ऐसा सोचते हैं, लेकिन असमिया भाषा बोलने वाले 62% लोगों में 25% लोग बांग्लादेश के मुसलमान हैं। ये विदेशी पहचान बनाने के लिए असमिया भाषा बोलते हैं। असम के मूल लोगों की मांग है कि सामान्य स्थिति होने पर ये मुसलमान अपनी मूल भाषा बंगाली भाषा बोलने लगेंगे तथा ऐसी स्थिति में असमिया भाषियों की संख्या 36 से 37% ही रह जाएगी और यहाँ बंगला भाषा भाषियों की प्रतिशत बढ़कर 45% हो जाएगी। इससे मूल असमी लोग भयभीत हो जाते हैं। नंबर 4, क्षेत्रवाद के संदर्भ में उत्तर दक्षिण की प्रवृत्ति कैसी है? दक्षिण के 4 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ के लोगों की सोच है कि उत्तर भारत के लोगों ने सदैव हर मामले में उनकी उपेक्षा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग और केंद्रीय सचिवालय में दक्षिण की अपेक्षा उत्तर के लोग ही छाए रहते हैं। औद्योगिक विकास में भी उनकी उपेक्षा ही की जाती है। दक्षिण के राज्यों के केंद्रीय सरकार की भाषा नीति का डट कर विरोध किया। वे चाहते हैं कि प्रशासन की भाषा के रूप में हिंदी के बजाय अंग्रेजी को चलाया जाना चाहिए। हिंदी को वे उत्तरी भाषा की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का परिचायक मानते हैं, परंतु 1996 से 2012 की अवधि में गठित हुई संघीय गठबंधन सरकारों ने दक्षिण के राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होने से उत्तर दक्षिण की क्षेत्रवादी भाषाओं की उग्रता कम हुई। नंबर 5, पृथकतावादी एवं आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन। यदि सत्ताधारी अपने दलीय या राजनीतिक हित की दृष्टि से दबाव प्रक्रिया के रूप में चल रहे क्षेत्रवादी आंदोलनों की उपेक्षा करते हैं तो उसे हिंसा या अन्य सत्ता के माध्यमों से रोकते हैं, तो यह धीरे धीरे खतरनाक चरण की ओर मुड़कर सुलगने लगता है, जो कभी चिंगारी पाकर भड़क उठता है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है जिसे अभिशाप कहा जा सकता है। पंजाब का खालिस्तान आंदोलन एक ऐसी ही खतरनाक प्रवृत्ति को प्राप्त कर चुका था। बंगाल का गोरखालैंड आंदोलन, असम का उल्फा और बोडो आंदोलन तथा जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकवादी प्रवृत्तियां इसी प्रकार के क्षेत्रवाद के उदाहरण। नंबर 6, केंद्र एवं राज्यों नंबर 6, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति केंद्र व राज्यों के बीच हुए विवाद में भी हुई। राज्यों ने कई बार केंद्र के सुझावों और निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया और अपने स्वतंत्र अस्तित्व का परिचय दिया। केंद्र से अधिकतम वित्तीय स्रोतों को प्राप्त करने के लिए राज्यों ने केंद्र के निर्णयों को मानने से इनकार कर दिया। कई बार जो केंद्र नियम और कानून लागू करता है उनको राज्य मानने से इनकार कर देते हैं और वो क्षेत्रीयता के आधार पर अपने निर्णय अलग से लेते हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद चलता है। नंबर 7, क्षेत्रीय आर्थिक तनाव। स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग के कारण देश में उग्र विकास के ध्येय को अर्जित नहीं किया जा सका। उद्योग की स्थापना, शिक्षा, रोजगार, संसाधनों के आवंटन की दृष्टि से आंदोलन के कारण देश में विविध भागों में असंतोष उत्पन्न हुआ। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में आंदोलन, देश के विविध भागों में नक्सली हिंसा, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व के
राज्यों में पृथकतावादी आंदोलन आदि के मूल में आर्थिक असंतुलन के प्रश्न निहित रहे। अतः आर्थिक विकास की अवहेलना क्षेत्रीयता की दृष्टि से महत्वपूर्ण कारक रहा। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार तथा अन्य संसाधनों के लाभप्रद आवंटन के लिए वहां की जनता ने क्षेत्रीय आधार पर आंदोलनों का संचालन किया। नंबर 8, भूमिपुत्र की धारणा के रूप में क्षेत्रवाद। अब क्षेत्रवाद में भूमिपुत्र क्या है? किसी राज्य या क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने और रोजगार प्राप्त करने आदि के संबंध में विशेष संरक्षण की मांग की जाए। जैसे दिल्ली का बंदा है तो उसे दिल्ली का बंदा होने के लिए उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। अगर हमारी यूनिवर्सिटी में कोई बाहर का बंदा एडमिशन लेने के लिए आता है तो हमारे मार्क्स उससे 4 नंबर ज़्यादा रखे जाते हैं और उनके 4 पॉइंट कम, कि जब यहाँ के बच्चों के एडमिशन फिनिश हो जाएंगे तभी अगर कोई सीट बचेगी तो तभी हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन लेंगे। तो एक रिजर्वेशन की जो फीलिंग है वो भूमिपुत्र के रूप में सामने आई कि हम यहाँ के हैं तो पहले उस क्षेत्र का निवासी होने की वजह से पहले रोजगार उसे प्राप्त होगा, अगर बचेगा तब दूसरे बंदे को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्षेत्र के मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में शिवसेना ने इसे अपनाया। वर्तमान समय में पूरा उत्तर पूर्वी भारत इस उग्र क्षेत्रवाद की भावना से पीड़ित है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय राज्यों में प्रवेश के लिए अनुमति की आवश्यकता की स्थिति होती है। यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता के लिए घातक भी हो सकती है। राज्य ही यह विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास में बाधक भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम। क्षेत्रवाद के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? एक है सद्भावना का अभाव। सद्भाव का अभाव तो होगा ही, जब इतने सारे झगड़े होंगे तो सद्भावना कहाँ से मिलेगी। नंबर 2, विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। जितने भी क्षेत्र हैं आपसी, जब सद्भाव की भावना ही नहीं होगी, आपस में भेदभाव रहेगा, मतभेद रहेगा, तो उनके बीच तनाव रहेगा। क्षेत्रवाद के कारण मनोवैज्ञानिक संघर्ष, तनाव प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों व हितों का परिचय दे रहा है। उनको यह चिंता नहीं होती कि दूसरे क्षेत्र का कितना नुकसान होगा, परंतु बस अपना भला होना चाहिए, चाहे दूसरे का कितना भी नुकसान हो। नेक्स्ट है स्वार्थी नेतृत्व व संगठन का विकास। नंबर 4, देश की एकता एवं अखंडता पर चोट। नंबर 5, संघ राज्य संबंधों में तनाव। नंबर 6, असहिष्णुता की भावना का विकास। सबके रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन सब अलग अलग हैं, तो इसीलिए उनमें असहिष्णुता का वातावरण बनता है। सब अपनी अपनी भावनाओं को, अपने अपने धर्म को, अपने अपने रीति रिवाज को सब श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तो वो असहिष्णुता का भाव ही उनमें उत्पन्न होता है। नंबर 7, आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन। क्षेत्रीयता की मांग का दबाव के रूप में जो हिंसक तोड़फोड़ जैसे कि अभी भी हो रही है, आज भी और कल भी काफ़ी हिंसा हुई, कितना भी नुकसान हो, कितना रेलवे को नुकसान हो, कितना तुम्हारे राष्ट्र का नुकसान हो, बस राजनीतिक तौर पर गाड़ियों को जला देते हैं, रेल में आग लगा देते हैं, ये सब होता है। ये नहीं देखते कि कितना नुकसान अपने देश का हो रहा है। जो उनसे समाज, राष्ट्र का नुकसान होता है उसका अनुमान लगाना कठिन होता है। खालिस्तान की मांग या पंजाब राज्य में क्षेत्र की भावना ने ही आतंकवाद को पनपाया है। कुल मिला के ऊपर से और नीचे तक अब तक जितना भी अपना रिवीजन हुआ है, इसको एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। तो क्षेत्रवाद की जो भावना है उस पर रोक लगाना आवश्यक है, ये निष्कर्ष निकालता है। अभी हम देख लेते हैं इसमें मोटा मोटा क्या भी आया था पूरा। अभी हम वापस चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्षेत्रवाद का अर्थ, उसके बाद भारत में क्षेत्रवाद कैसे है, उसके रीजंस क्या कह रहे हैं। एक भौगोलिक कारण, ऐतिहासिक कारण, सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, भाषा एक कारण है, जाति एक कारण है, विविधता या अनेकता एक कारण है, राजनीतिक उसके कारण है। भारत में भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का क्या प्रभाव पड़ा, तो नंबर 1, पूर्ण पृथक राजस्व की मांग हुई, उठने लगी। अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय विवाद उत्पन्न हुए। क्षेत्रीयता विवाद के संदर्भ में भाषावाद आई। क्षेत्रवाद के संदर्भ में
उत्तर दक्षिण की प्रवृत्ति, अनेक जो खतरनाक प्रवृत्ति के लोग थे उनको बढ़ावा देना, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद होना, क्षेत्रीय आर्थिक तनाव होना, भूमिपुत्र की अवधारणा और क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम क्या रहे। सद्भाव की भावना का अभाव हुआ, विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव हुआ। नंबर 3, स्वार्थी नेतृत्व एवं संगठन का विकास हुआ, देश की एकता और अखंडता पर चोट हुई। नंबर 5, संघ राज्यों संबंधों में तनाव हुआ, असहिष्णुता की भावना का विकास और आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो देश है अपना, क्षेत्रवाद पर रोक लगनी आवश्यक है, क्योंकि इससे काफ़ी हानियाँ अपने देश को हो रही हैं। ठीक है बच्चों, ये वैसे तो टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर का है, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का जो इनका पेपर है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का, लेकिन ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे नेट वाले हों, चाहे जेआरएफ वाले हों, चाहे टैट वाले हों। तो जितने भी बच्चे हैं टीजीटी पीजीटी वाले, उन सभी के लिए ये पेपर लाभकारी होगा, और पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए भी ये वाला टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना, कुछ कमियां लगी हों तो वो भी बता देना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना। ओके, चलो ठीक है, रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।